दोस्तों, कभी ना क्रैश होने वाला प्लेन आखिर कहाँ गायब हो गया। एक ऐसा विमान जिसे लेकर माना जाता था कि वो कभी क्रैश हो ही नहीं सकता। कहानी है एक हैरत अंगेज प्लेन क्रैश की, जिसका राज लगभग 2 साल के बाद खुला। आज हम एक ऐसे प्लेन क्रैश की बात करने जा रहे हैं जिसे हवाई दुर्घटनाओं का टाइटैनिक कहा जाता है। एयरबस 330 मॉडल का एक प्लेन जिसमें उन्नत तकनीक वाला ऑटो पायलट सिस्टम मौजूद था। इस कदर उन्नत की टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग के बीच पायलट को सिर्फ 3 मिनट ही प्लेन हैंडल करने की जरूरत पड़ती थी। सन 1992 में अपनी पहली फ्लाइट से लेकर 2009 तक इस मॉडल के किसी प्लेन के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। लेकिन फिर एक रोज एयरबस का इसी मॉडल का एक प्लेन बीच हवा में अचानक गायब हो जाता है। किसी को नहीं पता था कि कैसे 2 साल की खोज के बाद मिले ब्लैक बॉक्स से ही असलियत सामने आती है। और सामने आती है प्लेन के आखिरी 4 मिनटों की कहानी, जो जितनी हैरत अंगेज थी उतनी ही डरावनी भी। अब हम सिलसिलेवार तरीके से चलते हुए जानते हैं कि उस रोज क्या हुआ था। साल 2009, तारीख 31 मई, ब्राजील के रियो डी जनेरो एयरपोर्ट से एयर फ्रांस का एक प्लेन टेक ऑफ करता है। प्लेन का मॉडल था एयरबस 330203, फ्लाइट संख्या 447। टेक ऑफ के वक्त घड़ी में समय हुआ था शाम के 7:30 बजे। करीब 10.5 घंटे की इस फ्लाइट का गंतव्य था पेरिस का डी गॉल एयरपोर्ट। एयर फ्रांस का नियम था कि 10 घंटे से ज्यादा किसी भी फ्लाइट में पायलट को बीच में ब्रेक लेना होगा। इस वास्ते उस दिन प्लेन में 3 पायलट मौजूद थे। उनमें से एक कैप्टन थे जिनका नाम था कैप्टन मार्क डुब्बा, और 2 फर्स्ट ऑफिसर थे, डेविड रॉबर्ट और पियरे बोनिन। डुब्बा इनमें सबसे अनुभवी थी, जबकि डेविड रॉबर्ट सबसे कम अनुभवी। क्रू को मिलाकर प्लेन में कुल 228 लोग सवार थे। टेक ऑफ के वक्त प्लेन की कमान डुब्बा और बोनिन के हाथ में थी, जबकि डेविड रॉबर्ट कॉकपिट के पीछे बने एक छोटे से केबिन में नींदें पूरा कर रहे थे। रात के करीब 1:30 बजे प्लेन ब्राजील के एयर स्पेस से निकलकर अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ने लगता है। कैलेंडर में तारीख बदलकर 1 जून हो गई थी। अगले कुछ घंटे तक प्लेन एक ऐसे एरिया में उड़ने वाला था जहां रडार काम नहीं करती। पश्चिम अफ्रीका के देश सेनेगल की राजधानी डकारा के नजदीक पहुंचते ही प्लेन दोबारा रडार की रेंज में आ जाता है। लेकिन उस रोज जब 2.5 घंटे के बाद भी प्लेन रडार पर नहीं दिखा तो एयर फ्रांस के अधिकारी चिंता में पड़ गए। घंटों दिनों में तब्दील हो गए और दिन हफ्तों में तब्दील हो गए, लेकिन फ्लाइट 447 का कुछ पता नहीं चला। फिर चंद रोज के बाद कुछ लोगों ने अटलांटिक में बहता हुआ प्लेन का एक मलबा देखा। बचाव दल ने समंदर से 50 से ज्यादा शव निकाले। करीब 150 लोग अभी भी गायब थे। इनकी खोज जारी थी, लेकिन जिस चीज की खोज सबसे ज्यादा जरूरी थी वो था प्लेन का ब्लैक बॉक्स। फ्रांस सरकार ने ब्लैक बॉक्स को ढूंढने के लिए पूरा जोर लगा दिया, यहाँ तक कि समंदर की तलहटी में सबमरीन को भी भेजी गई, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। एयरबस 330 मॉडल के सैकड़ों विमान रोज उड़ान भरते हैं। ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी हो गया था कि प्लेन किस कारण से क्रैश हुआ। क्या ऐसा किसी तकनीकी दिक्कत के चलते हुआ था? अगर हाँ, तो उस दिक्कत का पता लगाने के लिए ब्लैक बॉक्स का मिलना बहुत जरूरी था। अधिकारी खोजते रहे, लेकिन 2 साल की कोशिश के बाद भी ब्लैक बॉक्स नहीं मिला। तब बुलाया गया उस ऑफिसर को जिसने 1985 में टाइटैनिक का मलबा खोज निकाला था। रॉबर्ट बेलार्ड और उसकी टीम ने अप्रैल 2011 में अटलांटिक के अंदर 4000 मीटर गहराई में प्लेन का मलबा ढूंढ निकाला
और साथ में ब्लैक बॉक्स भी था। इस ब्लैक बॉक्स में उन आखिरी 4 मिनटों की कहानी कैद थी जिससे इस पहेली का खुलासा होने वाला था। क्या हुआ था इन 4 मिनटों में, चलिए जानते हैं। वो 4 मिनट दिक्कत की शुरुआत हुई ठीक उसी वक्त जब प्लेन के मुख्य पायलट मार्क डुब्बा ब्रेक लेने के लिए अपनी सीट से उठे। यात्री को डिनर सर्व किया जा चुका था। डुब्बा कॉकपिट के पीछे केबिन में नींद लेने के लिए चले गए और उसकी जगह डेविड रॉबर्ट ने ले ली। हालांकि प्लेन का कंट्रोल अभी फर्स्ट ऑफिसर पियरे बेनिन के हाथ में था और बोनिन सबसे कम अनुभवी थे। फिर भी डुब्बा ने उन्हें फ्लाइट की कमान संभालने के लिए चुना। वैसे भी प्लेन ऑटो पायलट मोड पे था। टेक ऑफ से पहले ही प्लेन में कम्युनिकेशन में फ्लाइट पाथ डाल दो तो इसके बाद सिर्फ टेक ऑफ और लैंडिंग के अलावा पायलट को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बोनिन आराम से प्लेन उड़ा रहे थे, तभी सामने उन्हें कुछ बादल दिखाई दिए। बाहर बिजली कड़क रही थी। इस रास्ते में ऐसा होना सामान्य था। कुछ देर में मौसम और खराब हो गया। कॉकपिट के शीशे पे अब बिजली की धारियां पड़ने लगी जिससे उड़ान की भाषा में एल्मो फायर कहते हैं। उदाहरण के लिए आप स्क्रीन पर एल्मो फायर के चित्र देख सकते हैं। बिजली और बादल परेशानी नहीं थे, लेकिन ऐसा मौसम एक दिक्कत जरूर पैदा कर सकता था। ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग के अनुसार रात के 2 बजे प्लेन में जोरों की आवाजें आने लगी। ये आइस क्रिस्टल थे जो प्लेन से टकरा रहे थे। आइस क्रिस्टल के टकराने से 2 चीजें हुई। आइस क्रिस्टल ने प्लेन के बॉडी में लगे 3 सेंसर को ब्लॉक कर दिया। ये सेंसर पायलट ट्यूब कहलाते हैं जो 3 पायलटों को प्लेन की स्पीड आदि का अलग अलग डेटा मुहैया कराते हैं। जैसे ही ये सेंसर ब्लॉक हुए प्लेन का ऑटो पायलट मोड बंद हो गया। हालांकि ये किसी प्रकार की इमरजेंसी नहीं थी। पायलट बोनिन को सिर्फ इतना करना था कि प्लेन को मैन्युअली कंट्रोल कर उसे अपनी स्पीड पर बनाए रखना था। कुछ देर के बाद बर्फ पिघल जाती और ऑटो पायलट दोबारा ऑन हो जाता, लेकिन पता नहीं क्यों बोनिन ने अपनी सीट के बगल में लगी साइड स्टिक को तेजी से पीछे की ओर खींचा जिससे प्लेन की नोक ऊपर की ओर हो गई। प्लेन ऊंचाई की ओर जाने लगी। ये पायलट की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन उन्हें अभी तक इस बात का एहसास नहीं था इसने गलती क्यों कर रहे हैं और इसे हम गलती क्यों कह रहे हैं। इसके लिए आपको उड़ान संबंधी फेनोमिना को समझना होगा जिसे स्टॉलिंग कहते हैं। जब कोई प्लेन उड़ान पर होता है आमतौर पर 2 प्रकार के प्रेशर उसे हवा में बनाए रखते हैं। पंखों के ऊपर हवा का प्रेशर कम होता है जो पंखों को ऊपर की ओर उठाता है, जबकि पंखों के नीचे हवा का प्रेशर ज्यादा होता है। ये प्रेशर पंखों को ऊपर की ओर धकेलता है। जब प्लेन हवा में सीधा रहता है तो ये दोनों प्रकार के प्रेशर बराबर काम करते हैं और प्लेन का बैलेंस बनाए रखते हैं। अब देखिए कि तब तक क्या होता है जब प्लेन ऊपर की ओर चढ़ने की कोशिश करता है। ऐसे में प्लेन की नोक तिरछी हो जाती है। हवा जिस एंगल पर पंख से टकराती है उसे एंगल ऑफ अटैक कहते हैं। जैसे जैसे ये एंगल बढ़ता है पंख के ऊपरी तरफ बहने वाली हवा पंख से टकराकर तिरछी जाती है और एक स्मूथ एयर फ्लो बरकरार नहीं रह पाता। अगर एंगल ऑफ अटैक एक क्रिस्टलीय वैल्यू से ऊपर पहुंच जाए तो इसे प्लेन का स्टॉल होना कहते हैं। ऐसी हालत में इंजन चालू होने के बावजूद प्लेन नीचे गिरने लगता है। स्टॉल समझने के बाद अब हम जानते हैं कि उस रोज क्या हुआ था। सेंसर पर आइस क्रिस्टल जमने से प्लेन का ऑटो पायलट बंद हो चुका था, लेकिन प्लेन में और कोई दिक्कत नहीं थी। बोनिन अगर उसे सामान्य रूप से उड़ाते रहते तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन हड़बड़ी में उन्होंने उसे ऊपर की ओर मोड़ दिया। बोनिन स्क्रीन पर नजर आ रही स्पीड को देख रहे थे जो धीरे धीरे कम होती जा रही थी।
लेकिन उन्होंने इस डेटा का विश्वास नहीं किया क्योंकि उन्हें लग रहा था सेंसर में क्रिस्टल जमा होने की वजह से गलत डेटा पहुंच रहा है। असलियत कुछ और थी। कुछ ही मिनटों में सेंसर में जमा बर्फ पिघल चुकी थी। सेंसर सही से काम करने लगा था। बोनी और उनके साथी ने यह समझने में गलती कर दी। प्लेन जोर की आवाजें कर रहा था। दोनों ने इसका मतलब ये निकाला कि प्लेन की स्पीड काफी तेज हो चुकी है, जबकि सामने सेंसर उन्हें बता रहा था कि स्पीड कम होती जा रही है। स्पीड बढ़ाने के लिए बोनी ने प्लेन की नोक ऊपर की तरफ बनाए रखी। प्लेन 40,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया। इसके बाद स्टॉलिंग के चलते हुए नीचे की ओर गिरने लगा। नतीजतन प्लेन के अलार्म सिस्टम एक्टिवेट होकर तेजी से बजने लगे। दोनों पायलट को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ हो रही है। बोनी ने मुख्य पायलट मार्क डुब्बा को नींद से जगाया। डुब्बा उठकर आए, लेकिन उन्हें भी कुछ शुरुआत में समझ नहीं आया। उनका ध्यान बोनिन के हाथ की तरफ नहीं गया, जो अब भी कंट्रोल स्टिक को खींचे हुए था। प्लेन का स्टॉल वार्निंग अलार्म लगातार बज रहा था, लेकिन जब तक डुब्बा इस कारण को समझ पाते बहुत देर हो चुकी थी। कैप्टन डुब्बा को जब तक गलती समझ आई, प्लेन और अटलांटिक महासागर की सतह के बीच सिर्फ 10,000 फीट की दूरी बची थी। 2:14 पर वॉइस रिकॉर्डर ने पायलट के आखिरी शब्द रिकॉर्ड किए। कैप्टन डुब्बा बार बार चिल्ला रहे थे, ऊपर खींचो, ऊपर खींचो, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। प्लेन सीधे अटलांटिक महासागर में गिरा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। प्लेन में सवार 228 लोगों में से एक की भी जान नहीं बच पाई थी। फ्रांस सरकार ने प्लेन हादसे की जांच के लिए कमेटी बनाई और कमेटी ने माना कि इस प्लेन हादसे की वजह पायलट की गलती थी, लेकिन उड़ान विशेषज्ञों की इससे इतर राय थी। फ्लाइट 447 हादसे पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री में एविएशन स्पेशलिस्ट डेविड ली ऑटोमेशन की सनक को इस हादसे का कारण मानते हैं। डेविड ली के अनुसार विमान कंपनियां विमानों में अधिक से अधिक ऑटोमेटिक बनाने पर जोर दे रही है। ट्रेनिंग के दौरान भी यही जोर रहता है कि पायलट ऑटोमेटिक सिस्टम पर अधिक से अधिक निर्भर रहे। ऐसे में पायलट मैनुअल मोड का कम से कम इस्तेमाल करते हैं और पायलट्स को अलग अलग परिस्थितियों में प्लेन उड़ाने का बहुत कम अनुभव मिलता है। इमरजेंसी की स्थिति में ये अनुभव ही सबसे ज्यादा काम आता है। मशीनों पर अत्यधिक निर्भर रहना कभी कभी जानलेवा साबित हो सकता है। ये प्लेन हादसा इस बात का उदाहरण है।